ओके। ब्रजरतन जोशी, दिलीप डोंडगे, महेंद्र कुमार मिश्र, प्रमोद मुंगटे, राजीव रावत, शैलेंद्र मोहन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष अभी नहीं आए हैं। तो अगर आप लोगों की सहमति हो तो तब तक हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, जब तक अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो टाइम सेव हो जाएगा। एक चेयर, हाँ चलेगी चलेगी, कोई भी चलेगी। इस सत्र का जो टाइटल है वो है मातृभाषाओं का महत्व। मातृबोली अथवा मातृभाषा वह गर्भनाल है जो मनुष्य को बाहरी दुनिया से जोड़ती है, और यह नाभिक भी है जिससे एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और संक्षेप में मातृभाषा लोगों के जीवन की निर्माता है। वह मातृभाषा ही है जिसके माध्यम से किसी को अपने बारे में तथा अपने आसपास की दुनिया का बोध होता है। मातृभाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने मूल सिद्धांतों का निर्माण शुरू करता है तथा आगामी जीवन के लिए प्रतिमान बनाता है। बदली हुई जीवन शैली के कारण भारत और अन्य देशों में लोग तेजी से अपनी मातृभाषाओं को भूलते जा रहे हैं तथा उन भाषाओं में अवधारणाओं को सीखने और विचारों को रूपायित करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी अपनी संस्कृति से अलग है। यह सत्र मातृभाषा के महत्व पर विमर्श का है कि कैसे वे संस्कृतियों के संरक्षण का काम करती हैं तथा आगे किस प्रकार के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। So ladies and gentlemen, I welcome you to this session of importance of mother tongues. Mother tongue or mother language is the umbilical cord which connects human with the outside world and also the nucleus out of which a personality is formed, and in short, mother language is the creator of life for people. For it is through the mother tongue that one makes sense of oneself and the world around oneself. It is through mother language that one starts forming core ideas and build paradigms for further life ahead. Due to changed lifestyles, people in India and in other countries are fast forgetting their mother tongues and try to learn concepts and forms, ideas in the languages that are alien to one's own culture. This session is a discussion on the importance of the mother tongues, how they act as repositories of culture and further steps need to be taken. तो फिर से मंच पर मैं स्वागत करती हूँ आज के वक्ता जो हमारे बीच हैं, ब्रजरतन जोशी जी, दिलीप डोंगडे, श्री महेंद्र कुमार मिश्र, प्रमोद मुंगटे, राजीव रावत, शैलेंद्र मोहन, और अध्यक्षता में हैं उदय नारायण सिंह। सो टेकिंग द परमिशन ग्रांटेड, मैं एक एक करके मुझे लगता है कि मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ, और अगर आप लोग हिंदी में ही कंफर्टेबल हैं तो मैं हिंदी में ही बोलती हूँ, या फिर दोनों भाषाओं में भी हम, हाँ इसीलिए मैंने पूछा है कि पर कई बार ऐसा होता है कि कोई बाहर के अगर आउट ऑफ कंट्री लोग हैं उनको नहीं समझ में आता है, तो सो आई थिंक देयर इज़ वन मैम, सो आई नीड टू बी बाइलिंगुअल। या उदय नारायण सिंह मैथिली और बांग्ला के कवि एवं नाट्यकार हैं तथा भाषा विज्ञान और संस्कृति पर आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं। आप एमईटी विश्वविद्यालय हरियाणा के चेयर प्रोफेसर हैं। आप पूर्व में CIIL मैसूर के निदेशक तथा विश्व भारती के प्रो वाइस चांसलर रह चुके हैं। आपने राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की स्थापना की तथा हैदराबाद, दिल्ली, दक्षिण गुजरात और बड़ौदा के महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। आपके विभिन्न कविता संग्रह, निबंध संग्रह, नाटक संग्रह प्रकाशित हैं तथा आपने कई पुस्तकों और शोध पत्रों का अनुवाद किया है। आपने भाषा और साहित्य पर 545 वृत्त चित्र बनाए हैं। आपको 2017 में कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये था उदय नारायण सिंह जी के बारे में। अब हम इंट्रोडक्शन करते हैं ब्रजरतन जोशी जो हमारे बीच में मौजूद हैं।
श्री ब्रजरतन जोशी वर्तमान में हिंदी के सहायक प्रोफेसर हैं। आपने 4 पुस्तकों का लेखन और 15 अन्य कृतियों का संपादन भी किया है। आप राजस्थान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका मधुमती के संपादक रहे हैं। आपको राजस्थान सरकार से संस्कृति संवर्धन पुरस्कार और राज्य स्तर पर मीडिया और साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थानों से कई अन्य पुरस्कार और प्रमाण पत्र मिले हैं। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला के एसोसिएट फेलो हैं, बीकानेर प्रौढ़ शिक्षा समिति के संयुक्त सचिव एवं राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के सदस्य भी हैं। Brijratan Joshi is currently Assistant Professor of Hindi. He has published 4 books and also edited 15 other books. He was the editor of Madhumati, a journal published from Rajasthan, and has received Sanskriti Samvardhan Award from the government of Rajasthan and also several other state-level awards and certificates from media and literary and cultural institutions. He is an Associate Fellow of Indian Institute for Advanced Study Shimla, Joint Secretary of Bikaner Adult Education Committee, and a member of Rajasthani Bhasha Sahitya Evam Sanskriti Academy, Bikaner. We welcome you, sir. हमारे अगले अतिथि जो उपस्थित हैं श्री दिलीप ढोंगडे। दिलीप ढोंगडे मराठी लेखक हैं। आप सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में चेयर प्रोफेसर के रूप में सेवारत हैं। आपकी 12 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें उल्लेखनीय हैं कादम्बरी, वाग्मय प्रकार, आकलन आनी इत्यादि। आप महाराष्ट्र साहित्य परिषद नासिक, साहित्यायन संस्था सतना और भाषा सल्लागार समिति महाराष्ट्र के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको यशवंतराव चव्हाण साहित्यिक पुरस्कार, पद्मश्री विखे पाटिल फाउंडेशन पुरस्कार, मराठवाड़ा साहित्य परिषद पुरस्कार और मराठी अभ्यास परिषद द्वारा महाबैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। Dilip Dongde is a Marathi writer. He is serving as chair professor at Savitri Phule Pune University. He has 12 published books to his credit. He was president of Maharashtra Sahitya Parishad, Sahitya Sanstha and Bhasha Salagar Samiti, Maharashtra. He has been honored with Yashwantrao Chauhan Literary Award, Padma Shri Vithe Patil Foundation Award, Marathawada Sahitya Parishad Award, and Mahabank Award by Marathi Abhyas Parishad for twice. So we welcome you, sir, to this board. हमारे अगले अतिथि जो आज मंच पर उपस्थित हैं श्री महेंद्र कुमार मिश्र। आप भारत के जाने माने लोक कथाकार हैं। आप 1993 से 2010 तक ओडिशा सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग के जनजातीय क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े रहे। आपको फिनिशिंग महाकाव्य कलेवाला के अनुवाद के लिए तुर्कू, फिनलैंड के कलेवाला संस्थान से पुरस्कार तथा जनजातीय साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान देने के लिए रघुनाथ शाह पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि कई सम्मानों से अलंकृत किया गया है। संप्रति आप साहित्य अकादमी के भाषा विकास मंडल के सदस्य हैं। Shri Mahendra Mishra is a well-known folk florist of India. He has been associated with the primary schools of tribal areas, district primary education programs, and Sarva Shiksha Abhiyan from 1993 to 2010. Under School Education Department, Government of Odisha, Dr. Mishra has been awarded by the Kalevala Institute, Turku, Finland, for his translation of Finnish epic Kalevala, Raghunath Shah Award for his lifetime contribution to tribal literature, and Sahitya Academy Award, among others. He is currently a member of the Language Development Board of Sahitya Academy. We welcome you, sir. हमारे अगले अतिथि हैं प्रदीप के दास। प्रख्यात भाषाविद प्रदीप के दास संप्रति नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के प्रोफेसर हैं। आप 2 दशकों से अधिक के शिक्षण अनुभव के साथ HUFS दक्षिण कोरिया में 2 बार विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं। आपने ग्रामेटिकल एग्रीमेंट इन हिंदी, उर्दू एंड इट्स मेजर वैरायटीज पुस्तक लिखी है तथा इसके अलावा आपकी 3 अन्य आगामी कृतियां प्रकाशाधीन हैं। आपके लेख कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपने कई शैक्षणिक तथा साहित्यिक पदों पर कार्य किया है। Pradeep K. Das, an eminent linguist, is currently Professor of Linguistics at Jawaharlal Nehru University in New Delhi. Having a teaching experience of over 2 decades, Das has been a visiting professor twice at the HUFS South Korea.
He has one published book to his credit, Grammatical Agreement in Hindi Urdu and its major varieties, besides 3 other forthcoming works. His articles have been published in several journals, and he has been holding responsible academic and literary positions. We welcome you, sir. जी, अगले अतिथि, अच्छा वो नहीं है, प्रमोद मुंगटे जी, आई थिंक प्रमोद मुंगटे जी हैं हमारे साथ में जी। श्री प्रमोद मुंगटे प्रख्यात मराठी लेखक हैं और आलोचक हैं और नागपुर विश्वविद्यालय में मराठी के प्रोफेसर हैं। आपकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हैं और आपने 3 पुस्तकों का संपादन भी किया है। सामाजिक, सांस्कृतिक और जनजातीय साहित्य और लोक कथाओं पर आपके 300 से अधिक लेख प्रतिष्ठित मराठी पत्रिकाओं और शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपको SFS कॉलेज नागपुर से आदर्श शिक्षक पुरस्कार, सामाजिक मुद्दों पर उत्कृष्ट लेखन के लिए दैनिक लोकमत का राज्य पुरस्कार, पुस्तक अथा राशे सत्वानः सत्य आनी कल्पित के लिए उत्कृष्ट साहित्यिक लेखन के लिए महाराष्ट्र सरकार का पुरस्कार और मराठवाड़ा साहित्य परिषद औरंगाबाद से पुरस्कार प्राप्त हुआ है। Pramod Mungate is an eminent Marathi writer and critic and professor of Marathi in Nagpur University. He has 10 books to his credit and also edited 3 books. More than 300 of his articles on social, cultural and tribal literature and folklore have been published in reputed Marathi periodicals and research journals. He has received Adarsh Shikshak Award from SFS College Nagpur, State Award of Dainik Lokmat for Outstanding Writing on Social Issues, Government of Madhya Pradesh, Maharashtra Award for Outstanding Literary Writing for the book Atharsh Satwan, Satya Ani Kalpit, and an award from Maharashtra Sahitya Parishad, Aurangabad. We welcome you. राजीव रावत जी हैं हमारे साथ में। श्री राजीव रावत प्रख्यात अनुवादक हैं और वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में वरिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं। आप हिंदी से अंग्रेजी में परस्पर अनुवाद करते हैं। आप IIT खड़गपुर की मासिक पत्रिका झरोखा के संपादक हैं। विभिन्न पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में विभिन्न विषयों पर व्यापक रूप से आपके लेख प्रकाशित होते हैं और आप विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों के सलाहकार समिति के सदस्य हैं। आपको आचार्य विष्णुकांत शास्त्री प्रतिभा सम्मान प्राप्त है। Rajiv Rawat, an eminent translator, is currently senior Hindi officer at the Indian Institute of Technology, Kharagpur. He translates from Hindi into English and vice versa. He is the editor of Jharokha, a monthly magazine of IIT Kharagpur, has widely published articles on various topics in different magazines and newspapers, and is advisory board member of different cultural organizations. Rawat has received Acharya Vishnukant Shastri Pratibha Samman. और आज के इसी कड़ी में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं राजीव सर। हमारे अगले जो सम्मानीय गेस्ट हैं वो हैं शैलेंद्र मोहन जी। आप उपस्थित हैं? आई थिंक सर सबसे पहले आ गए थे। श्री शैलेंद्र मोहन भाषाविद, शिक्षाविद तथा शिक्षक हैं। संप्रति आप केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के निदेशक हैं। आपने डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट तथा रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में 2 दशकों तक भाषा विज्ञान का अध्यापन कार्य किया है। भाषा विज्ञान पर आपके कई शोध पत्र तथा पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने भारत की विभिन्न भाषाओं, विशेषकर मुंडा, अंडमानी तथा निहाली भाषाओं पर व्यापक कार्य किया है। शैलेंद्र मोहन इज अ लिंग्विस्ट, academician and teacher, is currently director of the Central Institute of Indian Languages, Mysore. He has taught linguistics for 2 decades at Deccan College, Postgraduate and Research Institute, Pune. He has published many research papers and books on linguistics. He has done extensive field work on various languages of India, especially Munda, Andamani and Nihali languages. We welcome you, Shailendra sir. And nonetheless, I'll give my introduction. I'm your anchor, Monica Singh, before you. So, warm welcome to you all. And I would request Shri Nivas Rao Sir, Secretary Sahitya Academy, to please welcome our guest by the Uttariya. इनको कर दें, ठीक है जी, ठीक है जी जी।
Thank you so much, sir. So with the permission of the dais, Shri Mahendra Kumar Mishra is now president for this session. तो अब महेंद्र कुमार मिश्र जी इस सत्र के अध्यक्ष हैं. मंच आपके हवाले है सर. जी. Thank you very much. The august audience of this session and the esteemed panelists, we all know each other through Monika Singh ji, and there is a very, very intellectual person here sitting here in front of the dais. And the topic is the importance of mother tongue. Although it is a topic of linguistics, I find that in this August international seminar, the importance of mother tongue is also discussed, because of people discuss about literature, but they don't discuss about the roots of literature, that is mother tongue. You know, India is a country of multilinguality and multiculturality, but from 1961 till now, we do not know how many languages do we have. Because of all the census of India used to speak about 1,650 languages to 121 languages in one hand over last 50 years. And the other hand, Ganesh Devi, who made the People's Linguistic Survey of India, used to say that there are 860 languages, spoken languages, and other languages have not yet been documented. So the important thing is that, to my context, I was working as the multilingual education coordinator in Odisha over last 30 years to work among the tribal children to provide their linguistic rights and cultural rights in education, and worked on 21 tribal languages in Odisha. Then 5 languages in Chhattisgarh and 5 languages in Madhya Pradesh, 1 language in Rajasthan. Till today, our intellectual elites have never thought of giving opportunity or the right to the children in their primary schools of India, where about 40% of the children are suffering from the maladies of mother tongue. It is true, because of only 22 languages are used in the schools as the state languages, and the states have the authority, as the Constitution says, the states have the authority to choose any language as the mother tongue of the children. The children speak home language, but that is not clear. And no state has ever tried, except Odisha and Chhattisgarh, to take up this mother tongue education in the school. And now 2005 NCF and 2020 NEP has given much importance on multilingual education, where the mother tongues of the children are giving much importance. In that context, there are multiplicity and multifaceted aspects of mother tongue. That mother tongue is responsible for creativity and imagination. Mother tongue is responsible for land, language, and identity. Mother tongue is responsible for local market economy, cognitive development, teaching second language through mother tongue, and also having a horizon of creativity, where the mother tongue is responsible to give you an imagination, a dream, and that dream only comes through mother tongue. So, with this introductory brief talking, I request you, Professor Brij Ratan Joshi ji, to offer your thoughts on importance of mother tongue. नमस्कार. नमस्कार. चूँकि मातृभाषाओं पर बात हो रही है, तो मैं हिंदी में ही बात रखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, कि जिससे कि हमारी बात अधिकाधिक संप्रेषित हो सके. मातृभाषा को लेकर 2 तरह की विचारधाराएं चल रही हैं इस समय. कुछ नए अध्ययन कहते हैं कि ये सांस्कृतिक राजनीति से उपजा एक पद है, और उनका तर्क है कि 18वीं शताब्दी से पहले भारत में
मातृभाषा नाम का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं होता था। ये जब प्राच्यवादियों की विलियम जोन्स द्वारा स्थापित स्कूल ने इसको अपनी भाषाई रणनीति के तहत खड़ा किया, जिसमें उन्हें हमारी भाषा और संस्कृति को आगे जाकर थोड़ा नीचे दिखाना था, इसलिए इस पद्धति को उन्होंने अख्तियार किया। और ये जो तोड़ कर देखने की विधि जो पाश्चात्य विधि है, उसके तहत 2 आर्य भाषा परिवार बनाए गए, फिर एक मातृभाषा बनाई गई, फिर कहा गया ये सारी चीज़ें एक से डेवलप हुई है। एक दूसरी विचार सरणी है जो ये कहती है कि मातृभाषा का मतलब किसी एक भाषा से नहीं है, बल्कि उस भाषा से है जैसे आज की आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान जो है, आनुवंशिक भाषिकी भी एक विकसित हो रही है, ज्ञान अध्ययन की एक विधि। उसमें वो ये मानते हैं कि जो माँ बाप के दोनों के परिवार के जो कम से कम 3 से 4 पीढ़ियों के पीछे तक लगातार जिस भाषा को बोला जा रहा है, और खासकर बच्चे की माँ का संबंध जिस भाषा से है, और बच्चा सबसे पहले अपने स्पंदन में जिस भाषिक मतलब एक तरह से ध्वनि स्पंदनों को ग्रहण करके अपनी समझ का विकास इस अस्तित्व में आने के बाद शुरू करता है, वो मातृभाषा है। किसी एक को हम मातृभाषा नहीं कह रहे हैं जैसा कि कहा जाता है। बहरहाल हमें इससे में नहीं जाना, ये पृष्ठभूमि बताने का मेरा ये था कि ताकि हमें ध्यान रहे इसको लेकर ये हो रहा है। अब ये है कि मातृभाषा का महत्व क्यों है, तो वो तो साफ साफ है कि सबसे पहले हम अक्सर एक लाइन दोहराते हैं कि भाई हमारे विचार मातृभाषा में ही पनपते हैं। विचार से पहले भी एक स्थिति है जो भारतीय काव्यशास्त्र बहुत गहराई से हमें बताता है। वो कहते हैं कि पहले मन में भाव उत्पन्न होते हैं, और भाव से फिर विचार बनते हैं, और विचार से फिर भाषा मतलब एक आकार लेती है, कुछ ध्वनियाँ आकार लेती है, लिपियाँ आकार लेती है, और वो बाह्य जीवन और अस्तित्व को देखकर हम उसका लिपिकरण करते हैं। जैसे गौरीशंकर हीराचंद और ब्लूमफील्ड वगैरह ये मानते हैं कि पक्षियों के पंजे से हमारी देवनागरी के जो अक्षर है वो पहले पहले बने, ऐसा वो मानते हैं। खैर वो भी नहीं, तो पहली ये कि पहले हमारा मन में भाव किस में हुआ। तो जो विज्ञान की भाषा से अगर हम इस महत्व को समझें, तो माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा है और उसमें जब जीवन का संचार उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है, तो उस क्षण जिस भाषा के साथ उसका रिश्ता बनता है, उसी में उसके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में वो भाव उसके आकार ग्रहण करते हैं, उन्हीं में उसकी भाषा बनती है, उसी से उसकी समझ बनती है, उसी से उसकी बौद्धिकता जिसे हम कहते हैं, बुद्धि का निर्माण, इंटेलेक्चुअल शिफ्ट जिसे हम कह रहे हैं, वो बनती है। तो ये तो निश्चित है कि मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता। उसके 3 बड़े कारण हैं। एक, मातृभाषा आप दुनिया के पूरे अध्ययन, मैंने जितना थोड़ा बहुत मैं पढ़ पाया हूँ, बहुत कम पढ़ पाया हूँ, लेकिन जितना पढ़ा है उसमें इस बात पर सभी शिक्षा शास्त्री, मनस्विद और अन्य अनुशासनों के विद्वान सहमत हैं कि अगर उस बच्चे को, किसी भी छात्र को, किसी भी मनुष्य को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, उसका संस्कार मातृभाषा से किया जाए, उसके जीवन का, बौद्धिक जीवन का और अस्तित्व के साथ उसके रिश्ते का, तो वो ज़्यादा बेहतर, प्रगाढ़, सघन और सुलझा हुआ होगा, दृष्टि उसकी साफ और स्वच्छ होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो वो दृष्टि आगे जाकर विकृत हो जाती है दूसरी तरह के अध्ययनों और उनके प्रभावों से, अगर वो अपने मूल से नहीं जुड़ा है। तो यानी जो मूल को, तल को स्पर्श करने वाली भाषा है वो हमारी मातृभाषा होती है, जिसमें हमारे भाव जन्म लेते हैं। तो एक तो मौलिकता का मुख्य जो कहेंगे उद्गम सूत्र है जो है वो मातृभाषा है। दूसरा, हम आज एक जीवन में आत्मनिर्वसन भोग रहे हैं, तो आत्मसंपन्नता भी तो इसी मार्ग से आएगी जिस मार्ग का संधान हम कर रहे हैं। तो आत्मसंपन्नता बनाम आत्मनिर्वसन के अंदर अगर हम आत्मसंपन्नता के मार्ग को चुनते हैं तो उसमें मातृभाषा का अत्यंत बहुत गहरा महत्व है। और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि स्थूल रूप से हम देख रहे हैं जीवन से जीवन छिटक रहा है, संवेदना से संवेदनहीनता की ओर हम बढ़ रहे हैं, और हम उसके स्थूल कारणों पर जांचते जाते हैं कि वो ये ठीक कर दीजिए, ये ठीक कर दीजिए। उससे नहीं ठीक होगा वो, क्योंकि आपके मूल में ही खोट है। जब तक मूल नहीं सुधरेगा तब तक जो उसका प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट आ रहा है, सह उत्पाद उसका आ रहा है, वो नहीं सुधर सकता। तो आपको अपने मूल, उसको जो उत्खनन है, उसके उत्पादन की जो प्रक्रिया है, जहाँ से ज्ञान का के बिंदु, जो ज्ञान की समझ के कुछ कण हमारे अंदर, हमारी जेनेटिक्स में, हमारी रसायन में हमारे जाते हैं, वो हमारे जीवन के आकार को और उसके व्याकरण का निर्माण करते हैं।
और वो जब तक वो आकार और व्याकरण ढंग से नहीं बनेगा, उसमें रसायन ढंग से नहीं होगा, जीवन इतना उल्लसित और पुष्पित पल्लवित नहीं होगा जितना हम चाहते हैं। परिणाम स्वरूप हमें जीवन में कई तरह की विसंगलताएँ, विसंगतियाँ, विद्रूपताएँ ये सब नज़र आती रहेंगी और हम उनकी ऊपरी तौर पे आलोचना करते हैं। तो एक लाइन में कहें तो मातृभाषा ही वह ताकत है जिससे हम व्यक्ति के आंतरिक गुणों को उभार सकते हैं, वरना आप केवल व्यक्ति के बाह्य व्यक्तित्व तक ही जा सकते हैं, उसके आंतरिक गुणों का विकास नहीं कर सकते। तीसरा जो है सृजनात्मक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए मातृभाषा अनिवार्य है। सृजनात्मक व्यक्तित्व जब मैं कह रहा हूं तो ये लेखन या कला तक सीमित नहीं कर रहा हूं, हर व्यक्तित्व में कुछ न कुछ रचनात्मकता होती है। मैंने सामान्य व्यक्तियों के जीवन में बहुत देखा है कि वो चीज़ों को करीने से रखना, पहनना, ओढ़ना, संभालना, कबाड़ से जुगाड़ लगाना, घरों में आपने देखा कुछ हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, स्कूलों में टीचर्स कुछ चीज़ें कलेक्ट करना, हर व्यक्तित्व में उसका एक सृजनात्मक पक्ष होता है। धीरे धीरे आधुनिकता और पाश्चात्य दर्शन की इस आंधी से, और अगर हम दूसरे वर्ग की भाषा में कहें तो इस सांस्कृतिक राजनीति के शिकार होने से हम अपनी ज्ञान परंपरा के मूल जो उत्स बिंदु है उनसे कट गए, और हमने जो फ्रेमवर्क है, जो हम जिसको पढ़ रहे हैं अभी, वो सारा हम पाश्चात्य पद्धति के फ्रेमवर्क से पढ़ रहे हैं। तो भले ही हम अपनी तरफ से कितनी तर्क वितर्क, कितनी आलोचनाएं, वो सब कुछ कर लें, वो दरअसल तो हम अब उन्हीं की पद्धति में उन्हीं से सवाल जवाब करें और उन्हीं के कहे अनुसार चल रहे हैं, अपने तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। जबकि हमारी जद्दोजहद ये होती है कि मैंने इसका क्रिटिसाइज कर दिया। क्रिटिसाइज की विधि भी आपकी वही है, समीक्षा कहाँ से है आपके पास, समीक्षा का अपना शास्त्र आपका क्या कह रहा है, कितना हो रहा है, तो वो सारी आप किसी भी तरफ देख लीजिए। मतलब हम किसी भी विधा में बोल रहे हैं तो मूलतः अपनी भाषा से जड़ से नहीं बोल पा रहे हैं, और उस जड़ से हम चूँकि कटे हुए हैं, अलग हैं, और एक अलगाव का जो है वो बन रहा है, तो उसकी वजह से हमारी क्षमताएं निरंतर क्षरित हो रही है, और उनके क्षरण से बचने के लिए भी मातृभाषा का होना आवश्यक है। और एक अंतिम बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ, क्योंकि और भी लोगों को बातें कहनी है, इस पर लंबी बात भी की जा सकती है कि जितना भी दुनिया में आप देखिए बड़े लोग हैं, मार्क्स हैं, आइंस्टीन हैं, कोई भी आप उठा के देखिए, वो सब अपनी मातृभाषा में पढ़े हैं। ये जो 3 बातें मैंने की उसके प्रमाण के रूप में चौथी बात कह रहा हूँ कि सारे के सारे जिनको हम आज की डेट में धरती का सबसे मौलिक मस्तिष्क मानते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका जीवन यापन अपनी भाषा में हुआ है। हम जो कई बार कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद हमारे यहाँ नहीं आया, ये नहीं आया, वो, तो ये इसके कारणों को हमें तलाशना होगा, और उसके कारण में मातृभाषा का अनुपस्थित धीरे धीरे होना या उसकी विधियों पर पाश्चात्य दर्शन, दृष्टि और शिक्षा पद्धति का हावी होना कहीं न कहीं बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हमारी मौलिकता का जो उद्गम स्रोत है वो धीरे धीरे सिमटने लगा, सूखने लगा, और उसमें जो अंतःसलीला प्रवाहित होनी थी, जो प्रवाहमान होना था, वो प्रवाहमान नहीं हुआ, और फलतः वो जो खेत खलियान थे संस्कृति की, वो धीरे धीरे सूखते गए। बातें मित्रों और भी हैं, लेकिन समय और सीमा का एक है, और हमारे और मित्र भी आपको बहुत सी बातें बताएंगे। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू जोशी जी। अभी आपको सुनने के बाद मुझे भी हिंदी कहने की मन लग रहा है, और अभी प्रोफेसर दिलीप दोंगरे जी को अनुरोध करता हूँ अपने वक्तव्य रखें। Honorable President and co-panelists and dignitaries sitting in the audience. सर एक सेकंड का वक्त लूँगी। हमारा जो सत्र है वो 5:30 तक है, तो उम्मीद की जाती है कि सभी वक्ता इस बात का ध्यान रखते हुए 8 से 10 मिनट में अपनी बात ख़त्म करेंगे, ताकि आप लोगों से दोबारा कोई विचार विमर्श करना चाहे या क्वेश्चंस हों तो हम ले पाएँ। जी, धन्यवाद। Okay. Now I am presenting my paper so that a little time will be used. Before entering into the subject, I must in brief Sir, I welcome you. Before entering into the subject, I must in brief narrate about how language differentiated human being from animal being.
Earlier, human being was four-legged like animal being. In the course of evolution, human being became in two-legged and eventually his four legs turned into two hands. This transformation into hands gave a powerful tool to the mankind. With the help of these inbuilt hands, he, that is human being, became able to do so many things independently. Visually, to pluck fruits on the tree, plow the land, cook the food, build a shelter, make cars, drive the cars, so on and so forth. The other transformation is respirational, which made human being to produce sounds easily. Then the sounds were used as phonemes. Phonemes together became morphemes. He structured morphemes into sentences, and a system of communication, which is known as language, was evolved. Only human being is the advanced species to use language, which is a distinctive fact. With this background introduction, I move on to the first part of our subject taken up for discussion. When we talk of mother tongue, as the name suggests, a language is seen as coming from primary caretaker, who is traditionally mother. This is perhaps the point of origin, the starting place of the metaphorical phrase mother tongue. There is one more name for mother tongue, and it is first language. The story of how language is acquired is evocative one. The period of acquisition of language is said to be in between 18 months and 48 months, or in some case of some children, it is 60 months. In this period, child lives maximally in the company of mother tongue, mother only. Mother feeds it, nurtures it, identifies its needs, and likewise fulfills them along with using sounds, makes the children or child sleep using rhymes, etc. The child gets acquainted with the sounds uttered by the mother. The child observes and tries to imitate sounds and accents, intonations, vocabulary, etc. With the growth of the child, linguistic abilities advance. Up to 5 years, child gets a system of language which is mother tongue. Later on, it becomes the own language of a child. The child's own language is the first language ever to which it has been exposed to his childhood long enough for him to acquire it. An own language often is, but need not be a first language, and the other way round. On the basis of own language, the child gets formal learning. The language of learning is somewhat different from the dialect spoken in the household, is said to be the first language. During this process, the child acquires two skills. One is listening with understanding, and the other is speaking. Initially, these two skills are imprinted in such a deep manner that they are not wiped out throughout the life. These skills are physical as well as psychological. These linguistic skills are dialect, mother tongue specific, which are also said inherited skills. The next two skills, which are said to be fundamental, are reading and writing. These skills are script specific, hence they are not supposed to be inherited skills. To substantiate this point, I must illustrate it with Wittgenstein's opinion. Wittgenstein states in his philosophical investigations that newly born baby as if he enters into an alien region. Obviously, the language of this alien region is unknown to it. Gradually, the baby gets the language which is different from the language on the earth in some respects. One needs to have own language which is conditional to learn any of the other language. Moreover, research has shown that children who are proficient in their mother tongue tend to do better academically overall than those who are not. Language is naturally a wonderful fact in the world. It is a remarkable species-specific human ability which we have seen in the beginning. It is wondrous to some extent because all communication and contemplation takes place only in language. Animals, birds, and even insects do communicate with the other members of their group, but they use only a limited number of sounds and signals.
As Aristotle says, animal noises cannot be combined to form syllables. In addition, animal communication is context bound, but human language is context free. As a result of it, there is no creativity or multiple meanings or vagueness in animal communication. Dr. Ashok R. Kelkar puts his views regarding language acquisition. He says language acquisition is, in case of a child, is a significant phenomenon. Everyone who is not deaf or idiotic has fully mastered his native language by the end of his 5th year. How difficult as complex it may seem to strangers, says Block and Traeger, both are linguists. Again, they add to their point that means Block and Traeger, the process of acquiring a language, whether in infancy or later in later life, is always essentially the same. One must learn to recognize and reproduce, analyze, and clarify the utterances one has heard and learned. Some points related with the discussion are needed to take into consider, otherwise they are likely to fall in risk. An adult not only finds a strange language complex and difficult had he not mastered before the age of 5 or so. A child, even of moderate intelligence, acquires one or even more than one language more quickly and more thoroughly than even an adult of greater intelligence. Children who are not deaf or feeble-minded but who have not been exposed for some reason to language between the ages of 1 and say 5 have just missed the bus. It has been found in tested cases that such a child cannot learn any language in later life beyond bare rudiments. For many a people, their native language or say first language is essentially important to prove their identity. But it is not the full story. Language is only one part of what makes us who we are. It is our culture, our values, and our experiences that make up our identity. In present scenario like globalized world, it is more important than ever to be able to communicate in multiple languages. However, that does not necessarily mean that one should forget about one's mother tongue. To forget about one's own language is quite impossible for various reasons. Some of the reasons are there. One, it is foundation for learning various other languages. Two, it helps to understand culture and identity. Nevertheless, Edward Sapir, a renowned linguist, is of the firm opinion that language does not in deep sense reflect culture. Culture may be defined as what society does and think. Language is a particular how of that. Three, only can first language help one to better understand the nuances and subtleties of language itself. In our country, there are around a number thousands of languages, having some dialects of them. Every citizen of this country is more or less bilingual. The people who are bilingual tend to have better cognitive skills than those who only speak one language. Mother tongue improves other critical thinking skills also, sound language learning and literary skills. So the bottom line is that mother tongue can be as useful as learning tool. Language are treated unequal on the basis of amount of speakers, but only language spoken in a limited demography is as same as wide demography. Dialect and standard languages are compared in terms of misconceptions, but both are same from the point of view of linguistics. Dialects, which are otherwise mother tongues of many specific folk, were looked down. The wide gulf created in between dialect and standard language by elite class greatly affected the domain of education and to the fulfillment of the dream of an egalitarian society. It is always debated as to what should be the medium of learning. Mother tongue has no alternative, even in the era of globalization. Every kind of new thing is grasped through language and it is mother tongue only. Exactly in the same period, thinking process also starts and thinking ability develops with the recourse of the mother tongue. Mother tongue has
a tremendous positive impact on an individual personality. However, the medium of education usually a standard language. Thanking you. Apologies for coming late. We are all waiting to hear Mahendra Mishra because kind of work that he has done in Kalahandi, particularly among the people who have no voices practically, is tremendous, is actually envious of any researcher. So let us hear what he has to say today on mother tongue. Thank you very much, Professor Singh, for your kind words. जो जंगल को गया है वो शेर देखता है, तो मदर टंग के ऊपर डिस्कशन करने वालों, मदर टंग का पीड़ा जो बोझा उठा रहे हैं, जो हमारे देश में 70-80% बच्चे जो अपने को मदर टंग में पढ़ने को नहीं मिलता है, केवल 22 भाषा में पढ़ने को मिलता है, उनका पीड़ा आज तक हम नहीं समझ पाया है। तो अब बताइए कि इस देश में जो 10% आदिवासी हैं, बाकी भोजपुरी है, मैथिली है, कोंकणी है, कितने भाषाएं हैं जिस भाषा की बुंदेलखंडी है, अवधी है। इस देश में इतनी भाषाएं हैं, इतने भाषा, टुलू है साउथ इंडिया में, और कितने भी भाषाएं, किसी भी भाषा को स्कूल में बिल्कुल दाखिल नहीं दिया जाता, जबकि भारत का आर्टिकल 350A में लिखा गया है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में सीखने सिखाने की अधिकार है। 1950 से 2023 हो गया। यही एक सोचने वाली बात है कि हम बुद्धिजीवियों, जो इंटेलेक्चुअल एलिट्स हैं, इस देश का जो आत्मा है, जो ब्यूटीफुल ट्री बोला था जो महात्मा गांधी, कि हमारे देश का संस्कृति और भाषा एक सुंदर वृक्ष है जिसको कि अंग्रेजों ने उखाड़ के फेंक दिया, लेकिन आज भी उसका जड़ कहीं ना कहीं है, और उसको अगर फिर से पानी और चारा दिया जाए और हवा दिया जाए तो वो फिर से बढ़ सकता है, उसी संस्कृति और भाषा फिर से आगे बढ़ सकता है। लेकिन वो उखाड़ने की काम तो अभी अंग्रेज तो नहीं कर रहे हैं ना, हमारे स्वदेशी कॉलोनियल लोग ही ज़्यादा कर रहे हैं। जो विदेशी कॉलोनियल थे वो, हमारे जो स्वदेशी कॉलोनियलिज्म है वो हमारे भाषा को आज भी मार रहा है। अभी बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में लोग कहते हैं कि हमको हिंदी और इंग्लिश मार के खा जाएगा, रविंद्रनाथ का क्या होगा? रविंद्रनाथ जैसे विश्वकवि रहते हुए भी उसी भाषा का, दो देश एक भाषा, तो उसी भाषा के लोग भी अभी चिंतित हैं कि हमारा बांग्लादेश को हिंदी का सीरियल और हिंदी का टीवी खा रहा है, इंग्लिश तो खा रहा है ही। 98% बंगाली है वहाँ, फिर भी प्रॉब्लम। और इंडिया में तो हमारे जो भाषिक विविधता जैसा है, 50 साल से हमारा सेंसस ऑफ इंडिया ही नहीं कह पाता है कि कितने भाषाएं हैं हमारा, वो छोड़िए। लेकिन एक डॉक्टर और एक पेशेंट, ये दोनों अगर एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं तो किसका हालत खराब होगा? डॉक्टर का होगा या पेशेंट का? पेशेंट का होगा। एंड दैट इज कॉल्ड, अगर पेशेंट मर जाता है तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल जेनोसाइड। डॉक्टर का कुछ नहीं होता है सर, कोई 2 थप्पड़ मार के चला जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा, उसका दोनों का होता है। और अगर डॉक्टर अगर कोई मानवीय गुण के संपन्न है तो चलेगा, उसको जरूर दुखी होगा। लेकिन डॉक्टर और पेशेंट के अंदर कोई किसका भाषा नहीं समझता है तो पहला पेशेंट ही मरेगा, और उसको फिजिकल जेनोसाइड कहते हैं। लेकिन एक स्कूल में या कॉलेज में किसी बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स अगर शिक्षक की भाषा नहीं जानते हैं तो उसका इंटेलेक्चुअल एंड लिंग्विस्टिक जेनोसाइड होता है। तो मैंने इस चीज़ को 1995 से शुरू किया, और अभी लगभग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 21 भाषा में, और उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 10 भाषा, 31 भाषा, राजस्थान का एक भाषा है वागड़ी, 32 भाषा में बहुभाषिक शिक्षा, जो मातृभाषा आधारित बहुभाषिक शिक्षा में हम क्लास 1 से क्लास 5 तक ये बच्चों को मातृभाषा में सिखाने का एक प्रावधान किया। उसमें उड़ीसा एक नंबर था, उसके बाद अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आसाम भी आ रहे हैं, और धीरे धीरे 2020 NEP के तहत अभी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के बाद ऊपर से नीचे तक सुनाई दे रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है, ये बात है। और दूसरी बात है कि जो हम लास्ट 19th सेंचुरी का जो 1 स्टेट नेशन था एंड 1 साइज फिट ऑल था,
कि भाषा और देश, राष्ट्र और भाषा दोनों को मिलाकर एक देश एक भाषा, नेपाल में कहते थे एक भाषा एक देश और एक राजा एक भेष। अभी उल्टा हो गया है नेपाल, 146 भाषा है, जहाँ 146 भाषा में तो पढ़ा नहीं सकते, लेकिन मौखिक रूप से बात करके नेपाली में लिखने के लिए वहाँ भी प्रावधान है। वहाँ भी कहते हैं भोजपुरी और हिंदी किलर लैंग्वेज है बोल के, लेकिन कहते हैं क्योंकि उनका हिंदी भोजपुरी के बिना उनका मार्केट इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। हमारे देश का भी जो लोकल मार्केट है, इस देश का इतना बड़ा लोकल मार्केट है, हम रिलायंस फिलायंस की भाषा तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे गांव के जो साग सब्जी बेचते हैं, मछली बेचते हैं, अंडा बेचते हैं और जितने भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बेचते हैं, कौन सी भाषा में बेचते हैं? उनकी जो मार्केट इकोनॉमी को कौन कंट्रोल करता है? मदर टंग कंट्रोल करता है। बस्तर की हाट जाएंगे, वहाँ 6 भाषा मदर टंग है और वहाँ 6 भाषा में अपने मदर टंग में बातचीत करते हुए जो बिक्री होता है, कोई बाहर का आदमी ऐसा बेच नहीं पाएगा। और उसी मदर टंग में विश्वास पैदा होता है। विश्वास ऐसा पैदा होता है कि मैं वहाँ से ही टमाटर खरीदूंगा कि चाहे 200 रुपया हो, लेकिन वो कभी भी मेरे से ज़्यादा पैसा नहीं लेगा। ये विश्वास मदर टंग से निकलता है। डॉक्टर के साथ जब बात होता है, मदर टंग से ही डॉक्टर के साथ विश्वास पैदा होता है। टीचर और बच्चों के बीच जो बात हो है वो भी मदर टंग से। टीचर बच्चों की मदर टंग जानता है तो उसी टीचर को बच्चा पूरा समर्पण के साथ पढ़ेगा, सीखेगा। भाई तो जोशी साहब तो कह रहे थे कॉग्निटिव लॉस, और हमारे साहब भी कह रहे थे कॉग्निटिव लॉस। यस, कॉग्निशन इज वेल कनेक्टेड विथ मदर टंग। मन की भाषा एक है, दूसरा है बोली की भाषा, मुंह की भाषा, और तीसरा है लिखने की भाषा। अगर मन की भाषा और मुंह की भाषा ये दोनों में नहीं है तो लिखने की भाषा में क्या आएगा? लिखना तो बहुत केयरफुल कंसिडर्ड स्पीच है, जो कि अब 90% सोचते हैं कि जितना भी सोचते हैं उतना बोलते नहीं, जितना बोलते हैं उतना लिखते नहीं। तो लिखने की भाषा से हम पूरा सारी दुनिया का कॉग्निटिव सिस्टम को समझेंगे कैसे? इसीलिए बोलने की भाषा की बहुत महत्व है। और इस देश के करोड़ों बच्चे जो हैं और लाखों टीचर हैं, 95 लाख टीचर हैं, उनमें से ऐसे टीचर होंगे कम से कम भी 60 लाख जो कि बच्चों की भाषा नहीं जानते फिर भी टीचर हैं। मैं प्राइमरी स्कूल की बात कह रहा हूँ जो नींव है देश का, और वहाँ मदर टंग की इम्पोर्टेंस बहुत है। इसके साथ भूमि, भाषा और मनुष्य, लैंड, लाइफ एंड लैंग्वेज, ये तीनों का संपर्क, नागालैंड कहिए कि गोरखालैंड कहिए, संतल परगना कहिए, कोलन देश कहिए, भोजपुरी देश, भोजपुरी कहिए, भोजपुरी भाषा, भोजपुरी भूमि, मैथिली भाषा, मैथिली भूमि। ये जो भाषा, भूमि और मनुष्य का जो परिचित, सौरा भाषा, सौरा भूमि और सौरा जाति, जाति, भाषा और भूमि, ये तीनों का जो संपर्क हमारे देश में था वो था, लेकिन वो इतना अलग अलग नहीं था। एक भाषा दूसरे भाषा से जुड़ता था। लैंग्वेज का रेसिप्रोसिटी था और कंप्लीमेंटरिटी भी था। मैं भोजपुरी मैथिली नहीं हूँ, लेकिन मैथिली भोजपुरी सुनने से, अवधी सुनने से, बुंदेलखंडी सुनने से, छत्तीसगढ़ी सुनने से, बघेली सुनने से मैं ओडिया होते हुए आराम से समझ सकता हूँ, इसलिए कि ये इंडो आर्यन लैंग्वेज की भाषा है। थोड़ा सा कान खड़ा कर लो, सारे विचार आ जाएगा, क्योंकि ज्ञान प्री एग्जिस्ट है, भाषा बाद में आता है मेरे पास। तो माई प्री एग्जिस्ट इंडियन नॉलेज इज एम्बेडेड इन ऑलमोस्ट ऑल द मदर टंग्स ऑफ इंडिया। 12मासी गीत कहाँ नहीं है? उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है, बंगाल में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है। घो घो पानी, घो घो पानी, घो घो रानी, इतना इतना पानी, नेपाल से शुरू करके साउथ इंडिया तक। एक खेल का गीत, मैं देखा कि खेल का गीत, और खेल ज़्यादा नहीं होगा, 50 होगा इंडिया में, लेकिन वो सारे देश में यूनिवर्सल है। और लोक कथा और गीत लाखों है। गीत और भाषा में, ओरल ट्रेडिशन में बहुत है। और आज भी ज़रूरत है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम बोल के जो हमारा NEP 2020 कहता है, रूटेडनेस इन इंडियन कल्चर बोल के जो और एक चैप्टर है, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 स्पीक्स ऑफ मदर टंग, एंड दैट मदर टंग हैड टू बी डग आउट फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशन, जो नॉन लिटरेट पीपुल का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस में है, नॉट इन द बुक। प्रैक्टिस एक्सपीरियंस में जो लोग एक्सपीरियंस को ही जीते हैं, उन्हीं लोगों की जो उन्हीं लोगों का जो प्रोडक्टिव नॉलेज है वो मदर टंग के बिना नहीं हो सकता। सो आई थिंक दैट दिस इज नो टाइम विल नॉट परमिट मी, और आई कुड हैव गिवन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट एक प्राइमरी टीचर को मैंने पूछा बस्तर में,
गोविंदा नाम का। मैं बोला एक बच्चा अगर मतलब मातृभाषा में नहीं सुनेगा स्कूल में तो क्या होगा? वो टीचर बोला वो बच्चा कोंदा हो जाएगा। कोंदा मीन्स मूक हो जाएगा, डम्ब। एंड वो टीचर मैंने बहुत इंटेलिजेंट लड़का था और 24 घंटा दारू पीता था, और वो दारू पी के भी टीचर ट्रेनिंग को आया था, और इतना इंटेलिजेंट। मैंने उसको पूछा, जब वो एक ही अच्छा उत्तर दिया, बाकी जो दारू नहीं पिए थे 39 टीचर्स, वो नहीं बोल पाए कि मातृभाषा में बात नहीं करने से या नहीं सुनने से बच्चा का क्या होगा। उसका सेंस काम कर रहा था, तो वो बोला कोंदा हो जाएगा। कोंदा मीन्स वो डम्ब हो जाएगा, मूक हो जाएगा। तो मैंने उसी चीज़ को बोला कि ये इतना तीखा लड़का है कि ये कॉग्निशन और लैंग्वेज के बारे में इसका जितना नॉलेज है, ये बिल्कुल संज्ञान में रहते हुए कोई दारू नहीं पिया है उसका नॉलेज नहीं है। तो उसी बाद में वो अच्छा छोड़ दिया, बहुत अच्छा टीचर है, अभी ड्रिंक फ्रिंक नहीं कर रहा है। बट आई वॉज सरप्राइज्ड ओवर माई लास्ट 25 ईयर्स ऑफ वर्किंग विद द ट्राइबल टीचर्स। मैंने ट्राइबल के साथ ज़्यादा काम किया है। और एक टीचर जो भी कहा मेरे को, और दूसरी बात सर कह के मैं काम खत्म करता हूँ, बहुत सारे हमारे देश में बहुत शिक्षाविद हैं और शासक प्रशासक ज़्यादा IAS अफसर भी होते हैं। उन लोग कहते हैं कि हम तो हिंदी में पढ़ा, हम तो उड़िया बंगाली में पढ़ा, हम तो इतना दूर आ गया, तुम्हारे छोटे बच्चे कैसे नहीं आएंगे? वो अपना कंटेक्स्ट को नहीं समझता है कि उसको कितना पापड़ बेले हैं उनका पेरेंट्स। लेकिन गरीब बच्चे जो घर में खाने को नहीं मिलता है, उनकी घर में पढ़ाई का आदत नहीं, और उसका वो जो कहते हैं सर मदर टंग तो हम जानते हैं स्कूल में, नहीं घर में तो मदर टंग कहते हैं, स्कूल में मदर टंग पढ़ाने की ज़रूरत क्या है? एक टीचर पूछा मेरे को। मैंने बोला इंग्लैंड में तो अंग्रेजी बच्चे अंग्रेजी कहते हैं, हाँ, तो स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत क्या है? Instructional mother tongue is most important in Indian situation, where children should learn reading and writing in their own mother tongue, and that language, that knowledge will be transferred into second language. तो second language learning के लिए कहे, कल्चरल ट्रेडिशन को बचाने के लिए कहे, आइडेंटिटी को बचाने के लिए कहे, राजनीति करने के लिए भी। MLA MP जब जाते हैं मदर टंग में बात करते हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ी में भाषण देता है, हिंदी में नहीं। क्यों? इसी कारण ना, मदर टंग में बोलने से ज़्यादा वोट मिलेगा, नहीं तो ज़्यादा लोग के साथ संपर्क बढ़ेगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मदर टंग, लॉट ऑफ थॉट्स इन मदर टंग, लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इन मदर टंग, एंड एज गांधी सेड, the beautiful tree is still there in our oral tradition, still there in their Indian knowledge system. Either it is written or unwritten, that does not matter. Written and unwritten is a academic discourse. उसमें कुछ नहीं है। जहाँ जो कुमार संभव में भी है वो ओरल ट्रेडिशन में भी है, शिव पुराण में जो है ओरल ट्रेडिशन में है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। हमको ये पता ही है कि इस बार का 2023 का जो इंटरनेशनल मदर टंग डे का अवार्ड है, द हाईएस्ट अवार्ड फ्रॉम यूनेस्को, ही इज गॉट फ्रॉम बांग्लादेश, एंड शोज द काइंड ऑफ डेडिकेशन दैट ही हैड। एक बात और है कि हम देखते हैं कि जैसे NCERT के सर्वे में एक समय था जब 72 मातृभाषाएं भारत के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी माध्यम के रूप में। अब रिसेंट सर्वे में देखते हैं कि वो घट के 36 हो गया है। तो इसका मतलब हम लोगों ने एक्चुअली वी डिडंट रियली प्रोग्रेस इन अ वे, देयर वाज अ रिग्रेसिव सिचुएशन these days. But now let us hear from Pradeep Das ji what exactly. आयनी अच्छा, प्रमोद मुगते जी। अध्यक्ष महोदय, बाकी वक्तागण, उपस्थित सभी सज्जन, मातृभाषा का महत्व रखने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लेकिन मेरे पूर्व वक्ता जैसे बात कर रहे थे कि हमारे मन में भी बहुत सवाल उठाए। अभी हमारे सर ने बताया कि 22 भाषाओं में भारत में शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसके अलावा आदिवासी जनजातियों की अनेक भाषाएं हैं, उनका क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मातृभाषा हम उसे कहते हैं कि जो माता हमें देती है, जो माता हमें जन्म देती है,
उसके साथ हम पलते हैं, बड़े होते हैं और हमें जो भाषा मिलती है वो मातृभाषा। मैं नागपुर से हूँ और हमारे नागपुर में किसी बच्चे को अगर उसकी मातृभाषा कौन सी है ऐसा पूछा जाए तो वो कंफ्यूज होता है। तो क्यों? आपको मालूम है कि बहुत पहले नागपुर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी था। तो नागपुर में हिंदी का इतना चलन है और सामाजिक आदान प्रदान ऐसी है कि बहुत सारे जो विवाह होते हैं तो माता जो होती है हिंदी भाषिक होती है और पिता जो होता है वो मराठी भाषक होता है या उल्टा भी होता है। तो जो बच्चे के ऊपर जो संस्कार होते हैं वो दोनों भाषा के होते हैं। और ज़्यादातर हमारे घर में मराठी में बात करते हैं, लेकिन जब हम रास्ते में निकलते हैं तो हम सब हिंदी में बात करते हैं। तो चाहे रिक्शा वाला हो या दुकानदार हो, वो भी मराठी ही है, मुझे मालूम है। मैं भी मराठी हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन हम हिंदी में बात करते हैं। तो ऐसे कुछ सवाल है आज के ज़माने में, जो ग्लोबलाइजेशन में तो आज हमारे बच्चे कई देशों में जा रहे हैं, वहाँ के अलग भाषाओं के लड़कों से लड़कियों से ब्याह कर रहे हैं। तो ये मातृभाषा के संबंध में ये भी एक सवाल है। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो उठाया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मातृभाषा के बारे में, क्योंकि पहले स्वतंत्रता के पहले ऐसा नहीं था। लोग अपनी अपनी भाषाएं बोलते थे, लेकिन जब स्टेट का पुनर्रचना हुआ, राज्य का पुनर्रचना हुआ, तो गुजराती बोलने वाले गुजरात में, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में, ऐसा मध्य प्रदेश हिंदी भाषी और छत्तीसगढ़ी और बाद में बहुत सारे स्टेट्स हो गए। लेकिन ये दो स्टेट के बीच में रहने वाले जो जनजाति है उनका क्या? प्लानिंग कमीशन सिर्फ 22 भाषाओं में, अभी साहित्य अकादमी में 2 और भाषा बढ़ गई है, तो भाषा में किताबें छपती है, शिक्षा का माध्यम है। प्लानिंग कमीशन उसी भाषाओं के लोगों के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो इन 22 भाषा में नहीं है उन जातियों का क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल निर्माण होता है। ये एक मुझे बात रखना है। बाकी मैं पुनरुक्ति नहीं करूँगा, क्योंकि भाषा के महत्व के बारे में बहुत सारे पहलू यहाँ पे सामने आए हैं। एक बात कहूँगा कि भाषा के शिक्षा के माध्यम के बारे में, तो हमारे महाराष्ट्र में डॉक्टर जयंत नारेलीकर, आपको सभी को मालूम है, बहुत बड़े शास्त्रज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं। उनका ऐसा कहना है कि अगर छोटे बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी तो वो विज्ञान की संकल्पना नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो उसकी जो मातृभाषा है, घर में जो सभी आसपास इर्द गिर्द जो देखता है वो समझता है, वो अपनी भाषा में समझता है। हमारे मित्र ने तो उसके पहले भी गए थे, उसकी भाषा के पहले भी, लेकिन मैं भाषा से शुरुआत करता हूँ कि इर्द गिर्द जो कोई प्रकृति है, कोई निसर्ग है, जो कोई खान पान है, परंपरा है, वो अपने खुद के भाषा में, मातृभाषा में समझता है। लेकिन जब वो विज्ञान पढ़ता है स्कूल में तो उसमें दिक्कत जाती है। वो जो कोई आर्किमिडीज का हो या न्यूटन का कोई रूल हो, तो पहले अपने मन में अपनी मातृभाषा में समझने का प्रयास करता है, बाद में मन के मन में ट्रांसलेट करता है, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए शिक्षाविद कहते हैं कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में अगर शिक्षा दी जाए तो अच्छी तरह से, चाहे विज्ञान हो, चाहे साहित्य हो, या और कोई सृजनात्मक ऐसा कोई प्रयास है जो बच्चे अच्छी ढंग से मूलतः कर सकते हैं। तो मौलिकता का बात की है, मौलिकता जो ओरिजिनलिटी, बहुत सारे उदाहरण भी दिए। हम साहित्य के भी उदाहरण ले सकते हैं कि दुनिया में जो जागतिक वैश्विक लेवल पे जो साहित्यकार हुए हैं, जैसे कि टॉलस्टॉय हुए हैं, तो उन्होंने उनकी जो रचनाएं हैं वो रशियन में लिखी थी, बाद में दुनिया भर में ट्रांसलेट की गई। बंगाली में हम देख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर हो या शरद बाबू हो, उनकी सभी रचनाएं बंगाली में थी। और बहुत सारे ऐसे जो कोई लेखक है, प्रेमचंद, उनका साहित्य पूरे दुनिया में गया, लेकिन उन्होंने जो कुछ निर्माण किया है वो अपनी मातृभाषा में निर्माण किया है, ये भी समझना चाहिए। दूसरी एक बात और है कि जो मातृभाषा है, वो मातृभाषा में जो ज्ञान है वो दूसरी मातृभाषा में नहीं है। एक मातृभाषा जो भाषा समूह कई सालों से, सैकड़ों सालों से जीता आ रहा है, उन्होंने उस भाषा में कुछ नया ज्ञान निर्माण किया है। अगर एक भाषा वो खत्म होती है
तो ये हजारों साल से निर्माण किया हुआ ज्ञान समाप्त होता है। एक उदाहरण आपको मालूम है, मेरे ख्याल से अंडमान निकोबार का है। सुनामी आई थी और सुनामी जब आने वाली थी तो कुछ शास्त्रज्ञ जो है उन्होंने पहले से कुछ इतला दिया था लोगों को, वहाँ समुद्र के किनारे पे रहने वाले, लेकिन उन्होंने माना नहीं और वो वैसे ही रहे और सुनामी आई और वो बह गए, उनके गांव बह गए। लेकिन जो वहाँ के जो आदिवासी थे, वो आदिवासी उसके पहले ही उन्होंने विस्थापन किया था, दूसरी जगह चले गए थे। तो बाद में उनको पूछा गया कि आपको एक ऐसा पता चला, जिन लोगों ने सरकारी इत्तला सुना ही नहीं था, वहाँ तक गया नहीं था, वो लोग वैसे ही थे और बह गए, लेकिन वो आदिवासी बहुत पहले ही गए थे। उन्होंने कहा कि हमें हमारी स्थानिक जो भाषा है उसमें जो कुछ हमारे संकेत है, जो कुछ प्राणी है, पक्षी है, जो संकेत हमें देते हैं, उनसे हमें पता चला था कि कितने दिन बाद ये सुनामी आने वाली है, इसलिए हम पहले ही वो छोड़ गए थे। हम देखते हैं कि शास्त्र का निर्माण, हम बताते हैं कि अंग्रेज आने के बाद विज्ञान आया, फिर विज्ञान से हमने एक एक जो कुछ प्रकृति को समझने लगे। लेकिन हमारे यहाँ कई सालों से अगर काश्तकार खेती कर रहे हैं तो खेती, सबको मालूम है कि खेती के बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। कोरोना के काल में सब उद्योग बंद पड़े थे, लेकिन खाना पीना तो किसी का नहीं बंद हो सकता था। काश्तकार तो उगाते थे अपने खेत से। तो जो बीज है वो कैसा बड़ा होता है, कितने दिन में उसे पानी देना पड़ता है, कितने दिन उसको और कुछ उसकी खातिरदारी करना पड़ता है, बारिश कब आने वाली है, कब नहीं आने वाली है। तो ये सब जो ज्ञान है, तो क्या ज्ञान नहीं है? ये ज्ञान है। और जो खेती करते हैं उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो हमारे मराठी में लोहार बोलते हैं, हाँ, जो बनाते हैं खेती बाड़ी में जो औजार बनाते हैं वो बनाते हैं। और कुछ और खेती बाड़ी में जो जानवर है, जानवरों के लिए जो कुछ लगता है उनको कुछ डिसीजेस होते हैं, रोग होते हैं, तो उनको समझने वाले। तो ये जो बरसों से चला आ रहा है मौखिक रूप से, जो लिपि में नहीं है, तो ये क्या ज्ञान नहीं था? ये ज्ञान है और ये मातृभाषा में ही है। इसलिए अभी जो भाषाविद हमें एक वार्निंग दे रहे हैं कि दुनिया में 6000 भाषाएं थी, लेकिन अभी 3000 भाषाएं बची है और रोज एक भाषा मर रही है। तो इसका क्या कंसर्न है? हमें लगता है कि ठीक है, जो डार्विन का सिद्धांत मालूम है कि भाई जो बलवान है वही दुनिया में अस्तित्व रखेगा और जो नहीं है वो चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है। भाषा यानी अस्तित्व का प्रश्न है। जो कोई भाषा समूह है, जो भाषा बोलता है, वो भाषा अगर मरती है तो उसका अस्तित्व ही खत्म होता है। प्रजातंत्र में तो भाषा का बहुत सारा महत्व है। जो भाषिक लोग अपनी कुछ मांग है वो नहीं रख सकते, उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। तो चाहे प्रजातंत्र हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे मौलिकता हो, तो मातृभाषा, इसका ये महत्व ऐसा है कि अस्तित्व से जुड़ा है। मुझे अगर मेरी मातृभाषा से निकाल जाए या मेरी मातृभाषा मर गई तो मेरे जीवन का कुछ अर्थ नहीं रहता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बताया है कि बहुत सारा कम समय है, इसलिए मैं मेरी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जो मित्र ने जिक्र किया था, वही एक कोटेशन मैं बताता हूँ महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुझे अगर एक दिन के लिए डिक्टेटर बनाते हैं, क्या हिंदी में क्या तानाशाह बनाते हैं, तो मैं पहले भारत में जो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा का ये बंद कर दूंगा। थैंक यू। तो इसके बाद में हम लोग राजीव जी से सुने और उसके बाद शैलेंद्र जी। तो उसके बाद में अगर कोई 2-4 सवाल आप लोगों के मन में होगा वो हम उसको ले लेंगे। शिवरंजनी सभागार में विद्युत मंच अध्यक्ष महोदय, साथी वक्तागण, मेरे परम आदरणीय मेरे बड़े भाई प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा आज यहाँ हैं। ये मेरे लिए
गर्व और गौरव का विषय और भय का विषय भी है कि शाम को कान भी खींचे जा सकते हैं। प्रोफेसर वर्मा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बात काफ़ी हुई है। क्योंकि मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से हूँ और अधिकांश बात जो हम इस समय मातृभाषा की कर रहे हैं वो बच्चे को ध्यान में रख के या बच्चे के आसपास की बात कर रहे हैं या उसकी प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। मैं इस विषय को थोड़ा सा ऐसे बदलने के हिसाब से सोचता हूँ कि हम जिस मातृभाषा की बात कर रहे हैं उसमें बच्चे को केंद्र में रख रहे हैं, लेकिन हम माँ की भाषा पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? माँ क्या बोल रही है आज? माँ किस वातावरण में है? माँ ने अपने आसपास क्या वातावरण बनाया हुआ है? हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा परिवेश, हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण है क्या? और हम बच्चे की भाषा पर बात कर रहे हैं, बच्चे की मातृभाषा की बात कर रहे हैं, हम उसके संस्कार की बात कर रहे हैं, माँ के संस्कार की बात करते ही नहीं है। वह समय जबकि अभिमन्यु गर्भ से धनुर्विद्या सीखा होगा तो सुबह वहां कुछ अलग तरह का संस्कार माँ का रहा होगा। आज बच्चे की बात जब हम करते हैं कि बच्चा हमारा क्या बोलता है, जब माता प्रथमो गुरु रह ही नहीं गई, माता की सारी बातचीत, आसपास के सारे पर्यावरण की बातचीत, आसपास के सारे घर परिवार की बातचीत हमारी उस स्तर की पहुंच गई है कि जहां कोई संस्कार नहीं, कोई सभ्यता नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई परंपरा नहीं, तो उस पूरे के पूरे परिवेश से जिसका कि अर्थ हम मातृभाषा से जोड़ते हैं, जो कि सिर्फ शब्द और ध्वनियों का संग्रह ही नहीं है, वो पर्यावरण की, वो हमारे वातावरण की भाषा है जो कि बच्चा सीखता है, तो फिर वो बच्चा सीखेगा क्या? वेब सीरीज हमारी भाषाई निर्माण की प्रयोगशाला हो गई है। हम अधिक से अधिक बदतमीज होने को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं। तो ऐसे में यह प्रश्न मुझे कुछ बेमानी लगता है कि मातृभाषा का महत्व क्या है। मैं तो कहता हूँ कि इसका प्रश्न का थोड़ा सा पलट के हमें देखना चाहिए कि मातृभाषाओं पर संकट क्या है, उस संकट के समाधान की बात। कुछ हम लोगों की परंपरावादी एक सोच है ना कि महत्व पर बात करेंगे, ज्ञान पर बात करेंगे, उसकी बहुत ज़्यादा बात करेंगे, महिमा मंडन बहुत करेंगे, लेकिन संकट पर विचार करेंगे तब हमको समझ में आएगी कि चुनौती कितनी बड़ी है। आप माँ की बात, माँ की भाषा पर बात करिए, माँ के परिवेश पर बात करिए, माँ के पर्यावरण पर बात करिए। मातृभाषा जब हमारे जीवन का मूलाधार है, और जब मूलाधार है और हम उसे गर्भनाल की तुलना करते हैं, तो गर्भनाल को काटने का या प्री मैच्योर्ड काट देने का यह प्रपंच, यह षड्यंत्र रचा किसने है? बच्चा माँ के पास है कितनी देर? बच्चा माँ के पास कितनी देर है? हम लोग आज अभी भैया बात कर रहे थे कि 15-15 साल के, 12-12 साल के बच्चे माँ बाप के पास रहते थे, दादा दादी के पास रहते थे, नाना नानी के पास रहते थे। आज 2 साल के बच्चे को तो आप प्री एलकेजी, प्री एलकेजी, और हो सकता है उससे पहले की भी कोई एलकेजी होती हो, तो बच्चा माँ के पास है कहाँ? बच्चा किसके पास है? मेड सर्वेंट के पास, हाउस मेड के पास। और यहां भी मैं कहूं, वो सर्वेंट है, वो पेड सर्वेंट है, पन्ना धाय नहीं है, तो बच्चे को क्या सिखाएगी? और जब रात को थकी हारी एक महिला, जिसे कि वो माँ कहता है, तो वो माँ नहीं आती, वो एम्प्लॉय आती है, वो माँ नहीं आती। बच्चे के पास ये हक नहीं है कि वो जाके उसे छू सके, लिपट सके, सारे दिन की बता सके। तो मुझे लगता है ये चिंता ज़्यादा बड़ी है बजाय इसके कि हम बच्चे को, जो कि बेचारा अबोध है, हमारी किसी गलती से भगवान ने उसको जीव बना के यहाँ भेज दिया है, हम सारा का सारा ध्यान उस पर दे रहे हैं, शिक्षा के सारे संस्थान, सारी पद्धति उस पर ध्यान दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि समस्या के मूल में जाया जाए। भाषाई निर्माण की जो प्रयोगशालाएं थीं, जो शिक्षण संस्थाएं थीं, जो भाषा का निर्माण करती थीं, जब वो सारी की सारी संस्थाएं कमज़ोर हो गई, तिरोहित हो गई, कोई अपना दायित्व मानने को तैयार नहीं है, माँ अपना दायित्व मानने को तैयार नहीं है, परिवार दायित्व मानने को तैयार नहीं है,
समाज तैयार नहीं है, देश तैयार नहीं है, शिक्षण व्यवस्थाएं तैयार नहीं है, तो भाषा का निर्माण बच्चे का करेगा कौन? जॉन ओलिया का एक शेर है कि कोई मुझे टोकता ही नहीं, यही होता है खानदान में क्या? आज बच्चे को कोई टोकने वाला नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। उसके सामने 1000 चैनल हैं, माँ खुश है उसके हाथ में एक रिमोट देके या एक यूट्यूब का चैनल पकड़ा के कि तुम बड़ा खुश। बच्चा वहां से सीखे, और वहां की भाषा शायद हम लोग कोई नहीं सुनते। तो प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है। और बात दूसरी तरफ मुड़ गई थी, क्योंकि मैं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करता हूँ, अनुवाद का काम करता हूँ, और पूरे भारतवर्ष के माँ बाप का जो एक सपना होता है कि बच्चा 12 पास करेगा फिर IIT में जाएगा या नीट करेगा, ये समस्या को मैं वहाँ से उठाता हूँ। हमने एक भामिनी नाम का एक प्रोग्राम मुझे शुरू करना पड़ा अपनी IIT में, भाषा मित्र नियोजन। कोटा और काकीनाडा की फैक्ट्रियाँ सिर्फ बच्चे को JEE पास करना सिखा देती, उसे अंग्रेजी नहीं आती। एक बड़े सपनों के संसार से जिस समय वो IIT में पहुंचता है, और उसके बाद पहले दूसरे चौथे दिन से ही जब वो सारा का सारा सब कुछ अंग्रेजी में देखता है, तो एकदम उसका मस्तिष्क की संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि उसे इतनी अंग्रेजी नहीं आती जो राजस्थान से आया है, या जो किसी गांव से आया है, केरल से आया है, कर्नाटक से आया है, उसे इतनी अंग्रेजी नहीं आती। लिहाजा ये मंच नहीं है वो कहने का, हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में आत्महत्या की घटनाएं, डिप्रेशन की घटनाएं मनोवैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं बिंदुवार ले रहा हूँ। एक इस बिंदु पर हमें कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से विचार करना ही होगा, क्योंकि ये प्रश्न मातृभाषा का नहीं है, उस पूरे के पूरे परिवेश का है जिसके केंद्र में हम बच्चे को रखें। और वो बच्चा एक किसी का माँ बाप का ही बच्चा नहीं है, वो बच्चा पूरा का पूरा एक देश का भविष्य, और वह खतरे में। इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात हम करते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम पूरा का पूरा हम कहते हैं भारतीय ज्ञान व्यवस्था, भारतीय ज्ञान परंपरा, किंतु वह पूरी की पूरी परंपरा, पूरा का पूरा ज्ञान यथावत यों का त्यों सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही लिया जा रहा है, अंग्रेजी में ही कहा जा रहा है, अंग्रेजी में ही उसको उद्धृत किया जा रहा है। और जब जब हम इस तरह के मंचों से बात सुनते हैं तो हम कहते हैं टॉलस्टॉय, आइंस्टीन अपनी मातृभाषा में सोचते थे। यानी कि हमारे इस पूरे के पूरे देश में हम आज तक एक बड़ा आदमी पैदा नहीं कर पाए जिसको कि हम अपने मन से उद्धृत कर सकें, जो अपनी मातृभाषा में बोलता है। पूरा देश 140 करोड़ का देश, 75 वर्ष की आज़ादी, हम एक आदमी पैदा नहीं कर पाए जो अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए हम उसका नाम उद्धृत कर सकें, कोट कर सकें। तो हमें तो इस विपन्नता पर विचार करना चाहिए। बच्चे की मातृभाषा तो तब सुधरेगी ना जब बड़ों की भाषा मातृभाषा है कि नहीं। जितने बड़े लोग हैं क्या वो अपनी मातृभाषा में लिख रहे हैं? कितने बड़े लोग अपनी मातृभाषा में लिख रहे हैं और कितने बड़े लोग अपनी मातृभाषा में पढ़ रहे हैं? एक हाथ उठा, तालियां। हमारे बीच अर्जुन देव जी बैठे हैं, राजस्थानी के पर्याय। जी 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 जी, और लिस्ट लंबी भी हो सकती जी। लेकिन अपवाद भी नियम का ही पालन सिद्धि करता है कि हाँ अपवाद है, इसका मतलब नियम बड़ा है। तो ये जो विषय है थोड़ा चिंताजनक विषय है, और मैं सोचता हूँ कि इसको ऐसे लिया जाए कि जब हमारी मातृभाषा में बड़ों की ही अभिव्यक्ति पंगु हो चली है। हम अपने घर में, अगर मैं हिंदी और अंग्रेजी दो की बात करूं, अगर हम अपने घर में माँ और बच्चे के बीच का संवाद देखें तो माँ बच्चे से कहते हैं कम सिट, डाइनिंग टेबल पे बैठो, नाइफ से कट करो, फ्रिज में से एक एप्पल लेके आओ। ये कौन सी मातृभाषा है? ये कौन सी भाषा है? हिंदी। और लगभग यही शब्दों का सिर्फ प्रतिस्थापन है। यही कमोवेश हर परिवार का हाल है, चाहे वो बंगला परिवार हो, चाहे वो मराठी परिवार हो, चाहे वो तेलुगु परिवार हो। अगर ये हिंदी और अंग्रेजी के दो के संबंधों में देखूं, अगर ये हिंदी भाषा है तो अगर मैं ये कहूं यू कम, यहाँ बैठो, हियर, काटो एप्पल, तो हमारी हंसी छूटती है, क्योंकि हम इसको अंग्रेजी मानने को तैयार नहीं है।
लेकिन हमने कितनी सहजता से उसको हिंदी मान लिया, जो मेरे पहले के 2 वाक्य थे। तो इस बात पर भी बहुत गंभीरता से हमें विचार करना है कि ये है क्या। ये मात्र 5-10 मिनट में कह पाने वाली बात शायद नहीं है। मैं आप सभी से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ साहित्य अकादमी का कि मुझे अवसर मिला। बलदेव भाई को और अपने सभी पूज्यों को प्रणाम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी ने बहुत अहम सवाल उठाया। एक तो ये है कि माँ का ना होना घर में, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग जो होता है हर परिवार में, जो कि एक साथ 2-3 भाषाएं मिलाकर बोलते हैं, तो वहाँ मातृभाषा कहाँ जाती है, कहाँ रहती है। तीसरा यह भी कि आईआईटी की सिचुएशन में जो उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे जो कि बिकॉज ऑफ द नॉलेज दैट दे हैव, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रिपरेशंस दे हैव, दे कम इन टू गेट क्रैश इन टू आईआईटी, लेकिन आईआईटी में आके समस्या हो जाती है उनकी। ये एक बात और हो जाती है। और सच्ची बात है, क्योंकि आईआईटी कानपुर का कंप्लीट सर्वे करने का भार हम लोगों को मिला था, एक टीम को मिली थी सरकार की ओर से। और हमने जो देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो बात की है, ये हमको बहुत आसानी से पता चल गया है कि द काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेवल दैट दे हैव हैविंग रीच्ड आईआईटी। तो ये बात सही है। तो अब हम सुनेंगे शैलेंद्र मोहन जी को, जो कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIL मैसूर के निदेशक हैं और बहुत सारा काम मातृभाषा के ऊपर में, जैसा कि आप जानते हैं, CIL मैसूर ने की है और ये करते रहते हैं। तो कुछ इनसे सुनेंगे कि मातृभाषा के विषय में इनका क्या कहना है। नमस्कार सर, थैंक यू सर। आदरणीय चेयरपर्सन, आई विल स्पीक इन इंग्लिश and my fellow friends, and people have spoken about the importance of mother tongue. I'll try to take a practical approach by saying that what as an institute, Central Institute of Indian Languages is working on the different aspects of mother tongue, a certain kind of some positiveness and some the areas in which we are exploring and trying to realize the dreams of national education policy. What are the efforts the Central Institute of Indian Languages is taking? I will start with Mahendra Mishra sir, that what will happen to a patient if he doesn't know what the kind of a language or the some kind of. So Central Institute of Indian Languages is now working on a dictionary that definitely will be an online. At least we start with 22 Indian languages in which this sir ये medical वाली dictionary sir आ जाएगी कुछ दिनों में. But that will be online only, because we believe that the technology will rule the next future years, and we are planning into looking into the mother tongues. As per the 2011 census, we are developing an app of language learning app for 270 mother tongues. We have finished the 22, which is the testing is going on. Soon in 1 or 2 or 3 years, as a responsible institute for development of Indian languages, we are planning that apps, and later on 1 to A1, A2 and other levels, where we believe that the technology will perhaps will be the more convenient way to give the learning, as well as our RLCs, where we make teachers training program for 20 Indian languages, and we are looking into it that it can be increased to 33, what sir has said right now, that from 66 it has come down, but we'll try that the teacher training programs can come on 33. And CIL is also making an online education system that was earlier initiated by Honorable Udayanayan Singh ji for 4 languages. Now we are looking into the 20 Indian languages, so that the language learning as a module should be available to all Indian citizens all over the world if they want to learn a particular language, at least 20 scheduled languages of India, 22 scheduled languages of India. In the same time, during Professor Udayanayan Singh's time, the National Translation Mission, Linguistic Data Consortium of Indian Languages, National Testing Services were initiated. And sir, I am happy to say that that mission has progressed, and we have now 300 books already published in Indian language. See, there are books for sociology, anthropology, physics, chemistry and others. Those are available right now in Indian languages, at least in 22 scheduled languages, that I can say. And some 400, 500 languages, books are in the line to be printed.
For National Testing Services, we have developed proficiency level, secondary level proficiency in particular languages of till 13 languages we have prepared it. Now we will be moving to 22 scheduled languages. So the future of realizing the dreams of NEP is not that far. We are all working as an institute with all the stakeholders of society and others. We definitely will be in a position to see that the dreams that has been cherished by our forefathers are realized in soon. And looking at these mother tongues and others, sometimes people do argue that there are this many mother tongues, some quote some 19,000. These are something, whatever the reports are. But India is a linguistic area where the bhavs, we may have very different kind of languages. The way today the Sahitya Akademi chairperson was saying, the literature in one but realized in different ways. So likewise in languages also, we are one and that is realized by different. So even if the mother tongues, suppose are could be enormous in numbers, but because the bhavas and other things are very easily can be translated into one language or a one mother tongue to the other, there is a chance that the communication can still be achieved doing that one. That is something that we also working on, that what are the common items, common vocabulary items, what are the common syntactic patterns, what are the common ways by which we are saying another thing. So that part is also is in a way future perhaps is bright, and that all the realizations of national education policy and Ek Bharat Shresth Bharat Azadi will complete it in this Amrit Kal for our betterment of our children as well as for our future generations. Thank you very much for your patient learning. Let me wind up the discussion today because we have very little time to finish off before the next session begins. So I don't have much time to talk about what I've written down here. But whatever I have written down, I'll pass it on to Sahitya Akademi. The issue is that there is a problem of definition of mother tongue, because a lot of people say that mother's tongue is mother tongue. But in many cases in India, we find that parents belong to two different language communities. Somebody speaking Tamil is marrying somebody who's speaking Hindi. Somebody who is an Assamese who speaks Assamia marrying somebody who's a Khasi. So there are these problems of dual mother tongue quite often for the children have. They learn from father, they learn from mother. At times it happens that the father and mother speak in a third language. They have an intermediary language like Hindi or English. So the child can grow up with actually three languages. Actually, if you look at the psycholinguistic literature, it says that there is no end to that. And you can actually have 4 or 5 different languages for a child. A child will grow up perfectly all right with 4 or 5 different mother tongues. And this happens in India, and it is not that it is happening as a colonial conspiracy. It is something which has been happening in India for a long, long time. In fact, I remember very well in Chittagong, when I was there in, with the poet Dilwar Hussain, after the dinner, he said that, "Sir, may I request you to come inside my house and talk to my wife once?" I said, "Why does he want me to talk to his wife going inside the house?" Because there was a lot of, at that time, a lot of parda in Bangladesh. I'm talking about 1981. This has just become independent at that time. And I was conducting survey in the entire Bangladesh. So when I go in, I see that she is actually a speaker of Maithili, who got married to this gentleman who is a speaker of Bangla, who is a great poet in Bangladesh. And she is unable to speak in her mother tongue for 20 years, 25 years, because she hasn't seen anybody who's speaking that language. So she just started weeping when she heard me speaking in Maithili with her. I was really surprised, because this is not something which we normally see in our country. In our country, one is free to speak in whichever kind of languages, and there are no restrictions as such. But then this is a common practice, like my mother speaks Bangla and my father speaks Maithili. So both of them speak to me in Bangla, but between themselves they speak in Maithili and Hindi. So I grew up with 3 languages automatically, without even knowing which one is which one.
So I was quite proficient in all those languages. And my school language, the language of instruction is Bangla. So therefore, when English came much later, when we went to the colleges, so we automatically had this kind of situation for many, many children in the country. So this is one thing. See, the second thing is that what we said today, what we discussed today is, one is importance of mother tongue, another is crisis of mother tongue. I think both are very crucial. From both angles, one has to look at the issue of mother tongue. What is the crisis? What are the crisis points in mother tongue? One is a big thing that there are, it is said in literature, that there are killer languages, and they describe quite often in the context of many global South countries, that either English or French or Portuguese or German, these are killer languages in the colonial countries which are killing away many of those places. Like, you talk about Niger, which had the coup a few days ago. French is killing their own languages. There are many such situations where Malagasy is facing a threat from the French. So this is one problem. The other problem is how long these languages will survive. Mother tongue will survive, but they are not used in many domains. So this is a very big question, and the biomathematicians like Pagel or linguists like David Crystal, they tell us that by 2050, 90% of 7,000 mother tongue of the world will disappear, will die. An advisor to the Chief Minister of Andhra Pradesh told me, "मरना है मरने दो, क्या प्रॉब्लम है? जाना है जाने दो, जो जिएगा जो जीता वो सिकंदर." This is the kind of, so that's a, you can take a view like that, but for these smaller language speech communities, it's a do or die situation, and many of them actually fight a lot. And Delheims has told us, I just end my speech with them, that he gave 3 examples, anthropologist Delheims had given 3 examples. It depends not really on the number. Your number may be very big. It may look very big. You may have a smaller number otherwise. But if the smaller number of language speakers of a particular community, like Totos in West Bengal, they do a lot of struggle to retain their mother tongue, to promote their mother tongue, to use their mother tongue, and to write in and sing in their mother tongue, then they may survive. So thank you very much for your patient hearing for this. One question to all of the Okay. So, what you have said is absolutely right. Do you all feel, or don't you, the other way around, Hindi is killing the other mother tongues? See, I don't think Hindi is killing. What is happening, let me tell you what's happening. A lot of people are writing in the various varieties that go under the broad name of Hindi, the 49 varieties. So people will write in Awadhi, people will write in many of smaller languages. But then the question is, the people who support Hindi would say that all these writings ultimately enrich the Hindi language. So the question is, pardon me? ऐसा नहीं माना जाता है। मैं हिंदी की एक उपभाषा हिंदी ने घोषित कर रखा है राजस्थानी। जी। क्या मैं हिंदी लेखक हूँ? नहीं। नहीं मानते। नहीं। राजस्थानी को तो खैर हमने इनकी जगह पे मैं जब था तो मैंने तो बहुत पहले रिकमेंड किया था कि इनको अलग मान्यता दी जाए, और वो तो दूसरी बात है। लेकिन जो इन्होंने कहा कि इस हिंदी किलर लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, आई विल से उत्तर भारत की जो है जिसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मगही, बुंदेली, बघेली, ये जो सारी समृद्ध भाषाएं थी 1947 से पहले जी, और जिनको इन 75 वर्षों में ऐसा लगता है जैसे तय करके, क्योंकि हम जब भी अपनी मांग लेके जाते हैं हमें एक ही वाक्य मिलता है, हिंदी का अहित। क्या मतलब है इसका? नहीं, दिस इज अ सीरियस कंसर्न। जो आपने कहा है वो एक सीरियस कंसर्न है, और एक ज़माने में मैथिली के लिए भी ये बहुत बड़ा थ्रेट था। लेकिन सवाल ये है कि मेरी जहन में, मेरे नज़र में, देयर इज अ काइंड ऑफ डिग्लोसिक सिचुएशन हियर, कि देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ लैंग्वेजेस। बहुत सारे लैंग्वेजेस स्पीकर्स थे उस ज़माने में, पुराने ज़माने में भी, जो अलग अलग प्राकृत में, अलग अलग अपभ्रंश में बोलते थे और लिखते थे, और लेकिन जब उनको नॉलेज क्रिएशन करने का होता था, नॉलेज टेक्स्ट लिखने का होता था, वो संस्कृत में लिखते थे। तो ये एक सिचुएशन हमारे यहाँ, ये नई बात नहीं है, बहुत पहले भी ऐसी स्थिति थी। खैर, ये डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए साहित्य अकादमी को धन्यवाद। Thank you so much, everyone.
मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारे अगले सत्र के अतिथि आ चुके हैं। एक ग्रुप फोटो आप लोग ले लीजिए। हमारे अगले सत्र के